हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शुरुआत कर दी थी, राइट, जहां पर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डेप्थ पढ़ा था। ओके, विद द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइप? द सेकंड टाइप इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जहां जहां पर हम प्राइस यूज कर रहे थे, बस उसकी जगह पे हमें इनकम यूज करना है। दैट इज नथिंग बट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड में कितना इफेक्ट हुआ है, मतलब डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, वो आपको क्या बताएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी या घटी, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना इफेक्ट हो रहा है, वो आप कैसे मेजर करने वाले हो? विद द हेल्प ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला सेम है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस की जगह पे आपको इनकम यूज करना है। देन इनकम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से, याद है ना? हाँ, एंड क्वांटिटी क्यू, राइट। तो यहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस प्राइस की जगह पे हमें इनकम लाना है एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे तीन तरह के इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द सेकंड इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द थर्ड इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपको क्या समझ रहा है, मतलब नाम से आपको क्या समझ रहा है? यस, कि भैया अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, एंड अगर इनकम घटी तो डिमांड घटी। ठीक है, और ऐसा कब होगा? ऐसा मोस्टली एक मिनट बेटा, ऐसा कब होगा? ऐसा मोस्टली नॉर्मल गुड्स में होता है। नॉर्मल गुड्स में आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखता है, राइट। नॉर्मल गुड्स में आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखता है कि भाई इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, एंड कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो कंज्यूमर कम खरीदेगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे इनकम देखो, इनकम जो डायरेक्शन में जा रही है उसकी डिमांड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर इनकम कम हुई तो सेम डायरेक्शन में डिमांड भी कम हो रही है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये हम नॉर्मल गुड्स में देखते हैं। याद आ रहा है? परफेक्ट। तो यहां पे क्या लिखा है? व्हाट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी, एंड इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज होगी। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप जो कि नॉर्मल गुड्स में होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कुछ तरह के हैं। देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे आपको क्या याद आ रहा है कि भाई कि इससे आपको क्या याद आ रहा है कि जितने परसेंटेज में इनकम बढ़ी, सेम परसेंटेज में डिमांड भी बढ़ रही है, राइट। सेम परसेंटेज में डिमांड भी बढ़ रही है। जितने परसेंटेज में आपकी इनकम बढ़ी, सेम इक्वल परसेंटेज में आपकी डिमांड बढ़ रही है ना। सो देयर इज एन इक्वल इफेक्ट। जब भी यूनिट की बात करेंगे तो याद रखना, इक्वल मतलब एवरीथिंग इज इक्वल टू 1 इज यूनिट, राइट। सो देयर शुड बी इक्वल इफेक्ट, जहां पे इनकम एंड डिमांड मूव इन द सेम डायरेक्शन इन इक्वल परसेंटेज। जितनी इनकम बढ़ी, अगर इनकम आपकी 5% बढ़ी है तो डिमांड भी आपका 5% बढ़ेगा, सेम इक्वल। ठीक है, इसे ना हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हियर। मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूं यहां पे। अपने भैया है एक, ठीक है, अपने प्रतीक भैया है समझो। ठीक है, प्रतीक नाम है वो भैया का। ओके, अब ये प्रतीक भैया की इनकम थी 10,000 पर मंथ, जिसमें से ये इनकी इनकम थी, जिसमें से वो खर्चा करते थे समझो अराउंड 5,000 का। ठीक है, 10,000 इनकम थी, उसमें से वो खर्चा करते थे 5,000 का। लेकिन भैया की इनकम बढ़ गई 10% से। 10% से भैया की इनकम बढ़ गई तो इनकी कितनी हो गई सैलरी? 11,000। 11,000 10% बढ़ने से, और वो जो खर्चा करते थे वो भी 10% बढ़ गया। तो 5% का 10% बढ़ा, सॉरी 5,000 का 10% बढ़ा, तो हाउ मच इट इज? 5,500,
है कि नहीं? ये सेम चीज को अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे डालोगे, ठीक है, अब जैसे पहले इनकम क्या थी उनकी 10,000, तो 10,000 हियर, एंड वो डिमांड कितना करते थे 5,000 का, तो हियर D1, ठीक है, D1 I1 एंड D1 इज देयर एग्जिस्टिंग इनकम एंड डिमांड। लेकिन जैसे बढ़ गई, जैसे उनकी इनकम बढ़ी 10% यहाँ पे I2 पर, ठीक है, वैसे ही उनका डिमांड सेम डायरेक्शन में सेम परसेंट में बढ़ा है D2 10%। जैसे उनका डिमांड सेम डायरेक्शन में बढ़ा है D2, तो यहाँ पे देखो D1 D2, यहाँ पे जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज इक्वल टू I1 I2, दिस मूवमेंट है कि नहीं? सेम इक्वल इफेक्ट है दोनों पर भी, इक्वल परसेंटेज में दोनों भी मूव हो रहे हैं। जितनी परसेंटेज आपकी इनकम बढ़ी, सेम परसेंटेज में आपकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी। दैट इज यूनिटरी, दैट इज इक्वल। देखो मैं बताती हूँ, अगर हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड कितने में बढ़ी है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट? तो इसका, ठीक है, अगर मैं इसको लाऊं कि देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? 10% है, राइट? एंड चेंज इन इनकम कितना है? 10% है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को भी कैंसिल करूं, देन व्हाट इज द यूनिट आई एम गेटिंग, what is the answer I am getting? That is 1 is nothing but unit. Anything जो भी अगर यहाँ पर equal रहेगा तो obvious है, if न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो आपको क्या आएगा यहाँ पे? आपको जो भी आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? यहाँ पे जो भी आपको आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है जितना परसेंटेज आपका इनकम इंक्रीज हुआ है। क्लियर हूं मैं? ये सेम चीज हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पढ़ी थी। वहां पे यूनिट इलास्टिसिटी, प्राइस क्या बोलते हैं, परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो सेम अभी अब इनकम का भी हम लोग सेम देख रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला से, बस आपको खाली प्राइस की जगह पे आपको इनकम शिफ्ट करना है, एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, क्लियर हूं मैं? यहाँ पे जो ग्राफ है, जो डिमांड कर्व है, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जहां पर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा अपना ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, एंड जहां पर भी नेगेटिव आएगा वहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा, राइट? So the second one is income elasticity of demand. Sorry, income elasticity of demand is more than 1. अभी हमने यूनिटरी देखा था जहां पे इक्वल टू 1 है, दिस इज मोर देन 1। मोर देन 1 कब रहेगा? जब आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपके डिमांड में ज्यादा चेंज है कंपेयर टू आपकी इनकम में। आपकी इनकम 5% बढ़ी लेकिन आपका डिमांड 10% बढ़ा है, तब क्या आएगा? तब आपको जो आंसर आने वाला है दैट इज मोर देन 1। इसको भी हम लोग सेम एग्जाम्पल में ही डालते हैं, ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग लेते हैं कि भाई डिमांड 5% बढ़ा एंड जो इनकम है 10% बढ़ी, ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 5% बढ़ा है डिमांड एंड सॉरी यहां पे ना हमें एक्चुअली क्वांटिटी डिमांड ज्यादा लेना है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन इनकम। अब आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है 10% एंड आपकी इनकम बढ़ी है सिर्फ 5%, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 2, राइट? तो दिस इज मोर देन 1। आपका आंसर क्या है? 2 है, देन दिस इज व्हाट? दिस इज मोर देन 1, है कि नहीं? मोर देन 1 कब आएगा? जब आपकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू इनकम। भी चेंज होगा, इनकम में भी चेंजेस आएंगे लेकिन इनकम में कम चेंजेस आएंगे कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज वाइज में बता रही हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ पे देखो कैसे दिया है। ग्राफ पे क्या दिया है कि भाई इनिशियल तुम्हारी इनकम और डिमांड देखो, यहाँ पे I1 एंड D1 जो आपका इनिशियल इनकम एंड वो है, वो यहाँ पे इतनी थी समझो, ठीक है।
दिस वॉज योर इनकम एंड दिस वॉज योर डिमांड। लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ी है, सिर्फ 5% ही बढ़ी, लेकिन आपका डिमांड देखो यहाँ पे 10% बढ़ा है, यहाँ पे देखो 10% आपका डिमांड बढ़ा है। इनकम कम बढ़ी है लेकिन आपका डिमांड यहाँ पे ज्यादा बढ़ा है, राइट। सो जब भी D1 एंड D2 is greater then I1 and I2, that is nothing but that is income elasticity of demand is more than 1, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन 1। लेस देन 1 कब आएगा, जब भी आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड है इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका ऑपोजिट देखो, अब मैं यहां पे एग्जांपल लेती हूं। अरे यार, अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब आपकी इनकम बढ़ी है 30% से और आपका डिमांड बढ़ा है 10% से, तो व्हाट इज द आंसर यू गेट, अराउंड 0.3, राइट। सो दिस इज लेस देन 1, है कि नहीं। सो दिस इज लेस देन 1। जब भी आपकी इनकम ज्यादा है कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांड, तो ऑब्वियस है कि आपको मतलब लेस देन 1 में ही आपको आंसर आने वाला है। एंड ये वो लोगों के लिए अगर आपको याद रखना है तो याद रखना, यहाँ पे जो लोग कंजूस है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना कंजूस मक्खी चूस। तो यहाँ पे वो लोग है कि भाई उनका इनकम बढ़ी है फिर भी डिमांड कम बढ़ा रहे, मतलब कम डिमांड बढ़ी है, इनकम ज्यादा बढ़ी है लेकिन डिमांड कम बढ़ी है, तो कंजूस लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस है जब अगर इनकम ज्यादा है और डिमांड कम है देन आपको लेस देन 1 आंसर आएगा, ठीक है। ग्राफ पर हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखो इनकम 30% से बढ़ी है, I1 से I2, यहाँ पे 30% से बढ़ी है, लेकिन डिमांड सिर्फ 10% से बढ़ा है, ठीक है। क्लियर हूं मैं, डिमांड सिर्फ 10% से बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट ये था, दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने 3 केसेस देखे हैं। यूनिट वाला देखा है, व्हेन सेम परसेंटेज मूवमेंट है इनकम में एंड क्वांटिटी डिमांड में, तो फिर यूनिट रहेगा। अगर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू इनकम देन ग्रेटर देन 1, एंड सेम चीज क्वांटिटी डिमांड कम है कंपेयर टू इनकम देन लेस देन 1। ये सेम हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी करा है। नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब आएगा, अगर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स में आ रहा है, देन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब आएगा, इंफीरियर गुड्स में ना मैम। आप भूल गए क्या, हमें तो याद था, है ना। जहां पर इनकम बढ़ी कि डिमांड घटी एंड इनकम घटी कि डिमांड बढ़ी। इंफीरियर गुड्स क्या है, जो थोड़े से चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, दीज आर द इंफीरियर गुड्स, राइट। यहाँ पे क्या होगा, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकम इंक्रीज की डिमांड डिक्रीज, क्यों डिमांड क्यों घटेगा इंफीरियर गुड्स का, क्योंकि लोग स्विच हो जाएंगे टू द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी एंड इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, क्योंकि लोग यहाँ से नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर वही इनकम कम हो गई, मेरी इनकम कम हो गई है, तो मैं इंफीरियर गुड्स ही ज्यादा यूज करूंगी, नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, देन डेफिनेटली मेरी इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ग्राफ पे क्या है, पहले आपकी सैलरी थी 10,000, ठीक है, जहां पर आप 50 यूनिट्स कंज्यूम करते थे। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी 20,000 हुई, यू हैव शिफ्टेड, आपकी 100 यूनिट्स आप कंज्यूम करने लग गए हो। मतलब जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, ओप्स सॉरी, पहले आपकी क्या बोलते हैं, पहले आपकी सैलरी थी 10,000, ठीक है, एंड 10,000 पे आप 100 यूनिट्स 10,000 पे आप 100 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, ठीक है। अब जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी तो आप 50 यूनिट्स कंज्यूम करने लग गए, क्यों, क्योंकि आप ये इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो गए, तो डिमांड डिक्रीज हो गई, है ना। 100 से 50 में मूव हुए आप,
राइट पहले आपकी इनकम कम थी तो आप ज्यादा यूज करते थे, ये इंफीरियर गुड्स की यूनिट्स आप ज्यादा यूज करते थे। जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो आप कम यूज करने लगे, 100 से आप 50 यूनिट्स ही आप यूज करने लग गए हो, क्योंकि आप रेस्ट ऑल यू हैव शिफ्टेड टू नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो ये है ग्राफ का मतलब। क्लियर हूं मैं? परफेक्ट। एंड व्हाट इज द थर्ड वन? द थर्ड वन इज जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। याद आ रहा है कुछ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में हमने देखा था, जब डिमांड क्वांटिटी डिमांड इज इंफिनिटी एंड क्वांटिटी डिमांड इज जीरो। जब भी इंफिनिटी था तो कैसा था कर्व? हॉरिजॉन्टल। एंड जब भी जीरो था देन कर्व वाज वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। ये हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। जैसे ही इनकम बढ़ी, मतलब इनकम में चेंजेस हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही घट रही दैट डजंट मैटर, बट द डिमांड इज कांस्टेंट। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लो सॉल्ट, आपकी इनकम बढ़ी तो ऐसे तो नहीं होगा कि आप नमक ज्यादा खाओगे। अगर आपकी इनकम कम हुई तो ऐसे नहीं होगा कि आप नमक कम खाओगे, उतना ही नॉर्मली आप यूज करोगे ना। देन द डिमांड इज कांस्टेंट। पानी का एग्जांपल ले लो, पानी ऑब्वियस है कि आपको जितना कंज्यूम करना है उतना ही करोगे। ऐसे थोड़ी है कि मेरी इनकम ज्यादा हो गई तो मैं ज्यादा पानी कंज्यूम करूंगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। सो डिमांड इज कांस्टेंट, चाहे इनकम बढ़े या घटे डिमांड इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10K थी फिर 20K हुई है, लेकिन आप 100 यूनिट्स जो आप पहले कंज्यूम कर रहे थे सेम यूनिट्स आप 20K पर भी आप सेम यूनिट से कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सो ये डिमांड इज कांस्टेंट। सो दिस इज वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कब रहेगा? व्हेन देयर इज एन जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी जीरो रहेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देन द डिमांड कर्व इज वर्टिकल। क्लियर हूं मैं? पक्का? एक बार ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ एंड हम ना एक बार अपनी बुक में क्या लिखा है हम वो भी एक बार देखते हैं। ओके, पॉज करके नोट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अपनी बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं अभी। क्या लिखा है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया है। इसका क्या मतलब है कि भाई इट शोज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। जैसे इनकम में बढ़ा और चढ़ा, मतलब ऊपर नीचे जैसे आपकी इनकम होती जा रही है, बढ़ रही है घट रही है, वैसे ही जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है, क्या इफेक्ट होता है इनकम का क्वांटिटी पे, वो सारी चीजें अभी हमने देखी है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम इज द फॉर्मूला। याद रखना है आपको। ओके, इसमें हमने डिग्रीज ऑफ चेंजेस देखे थे। सबसे पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, मतलब इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड, इट इज परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड। ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है। प्राइस इन्फिनिटी आपको याद है, सेम चीज है यहाँ पे। इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट, इनकम इज कांस्टेंट, इनकम आपकी 10,000 की 10,000 ही है, लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है। तो कैसे रहेगा इसका ग्राफ? अब ऐसे है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा? ऐसे, क्योंकि इनकम जो है दैट इज कांस्टेंट, डिमांड में बढ़ाव चढ़ाव हो रही है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 ये बढ़ रहा है घट रहा है। सो द डिमांड कर्व इज कांस्टेंट। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी हमने देखा था जीरो इलास्टिक डिमांड, देखा था ना अभी हमने। इसे हम लोग जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड को हम लोग परफेक्टली इनकम इनइलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है जीरो, यहाँ पे हमने देखा था ना वर्टिकल आ रहा है डिमांड कर्व। क्यों आ रहा है? क्योंकि डिमांड इज कांस्टेंट लेकिन इनकम में चेंजेस हो रही है, डिमांड इज कांस्टेंट लेकिन इनकम में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ये पैरेलल रहेगा एंड एक्स एक्सिस को ये क्या रहेगा? वर्टिकली टू एक्स एक्सिस, राइट, ऐसे। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, इसका क्या मतलब है? इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। देखा था ना अभी हमने कि अगर क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस है दैट इज मोर देन इनकम। देखा था ना यहाँ पे ये वाला। ठीक है, वो सेम चीज हमारी बुक में भी दी है, उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ओके,
यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगा, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिलेटिवली फ्लैटर इन शेप है। ओके सब कुछ हमने ऑलरेडी देखा है ग्राफ में, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे अपनी बुक में क्या दिया है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज अ लेस देन 1, देखा था। तो इसका क्या रहेगा, स्टीपर रहेगा, ऐसे रहेगा, इसका ऐसे फ्लैटर, इसका स्टीपर। अब ये ग्राफ है तो ऐसे रहेगा स्टीपर, एंड इसका ये ग्राफ है तो ये दिस इज फ्लैटर। यूनिटरी क्या है, इक्वल्स टू 1, देखा था ना हमने, एवरीथिंग इज सेम। आपको उसमें याद आ रहा है हाइपरबोला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, सेम। जितना परसेंटेज चेंज आप इनकम में कर रहे हो उतना परसेंटेज चेंज आप यहाँ पे कर रहे हो। जैसे वहां पे जो भी रेक्टेंगल्स थे वो सारे इक्वल थे, राइट, मैं तो स्क्वायर बना रही, दिस रेक्टेंगल्स दीज आर द इक्वल, मतलब इक्वल परसेंटेज में ही वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। proportionate change in demand is equal to proportionate change in income, that is unitary elastic demand, ठीक है, that is equal to 1, अपवर्ड रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड द लास्ट टाइप इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब हम यहाँ पे रिलेटेड गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइस ऑफ एक्स गुड मतलब एक कमोडिटी का प्राइस कैसे दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। It measures the extent to which the demand of one good changes as a result of change in the price of another good, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला है। EC का क्या मतलब है, EC रिप्रेजेंट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स है, एक्स मतलब एक्स कमोडिटी हमने ली है, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है। एक्स कमोडिटी की डिमांड में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है, ये सेम है फॉर्मूला। यहां पे 3 तरह के चेंजेस हो सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, ठीक है। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री। इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे प्राइस बढ़ रहा है एक कमोडिटी का और दूसरे कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रही, जैसे प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो देखो वाई का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे प्राइस ऑफ कोको कोला बढ़ रहा है तो पेप्सी का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे प्राइस ऑफ मैकडी का बर्गर बढ़ रहा है तो बर्गर किंग का बर्गर का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। सो दोनों भी सेम डायरेक्शन में मूव होंगे, इसीलिए इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी, राइट। तो अब इस ये कौन सा वाला गुड हो जाएगा, दिस इज सब्सटीट्यूट गुड, राइट, दिस इज सब्सटीट्यूट गुड्स। तो इसको ना हम लोग ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि भाई कैसे दिख रहा है। आप भी ना मेरे साथ में ग्राफ बनाओ तो क्या आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। एक तरफ मैं टी ले रही हूँ, एक तरफ मैं कॉफी ले रही हूँ, मतलब मैंने कॉफी की प्राइस यहाँ पे ली है, टी की क्वांटिटी डिमांड मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। देखिए पहले कॉफी का प्राइस था 5 रुपीज, ठीक है, और टी की डिमांड थी 10 यूनिट्स, ओके, 5 रुपीज पे 10 यूनिट्स, ठीक है। जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ा 10 रुपए हो गया, जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ा 10 रुपए होगा तो टी की जो डिमांड है वो 10 से 20 यूनिट्स हो गई, ये भी बढ़ गई, ठीक है। पहले 10 यूनिट्स ही टी की जाती थी, अब 20 यूनिट्स ऑफ टी जा रही है, क्यों, क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ा है कि नहीं। तो जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ा कि डिमांड ऑफ टी जो कि सब्सटीट्यूट है कॉफी का, डिमांड ऑफ टी बढ़ गया। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट, है कि नहीं। ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व इसका कैसे अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने टी का प्राइस बढ़ाया तो जैसे आपने कॉफी का प्राइस बढ़ाया तो टी की डिमांड बढ़ी, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इसे यहां पर हम कहेंगे नेगेटिव डिग्री।
नेगेटिव डिग्री में क्या होता है कि भाई एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो रही है। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है। सब्स्टिट्यूट में दोनों भी सेम सेम चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो गुड दूसरे की डिमांड घट रही है। जैसे टॉर्च एंड बैटरी, अगर आपने टॉर्च की प्राइस बढ़ा दी तो बैटरी की डिमांड कम हो जाएगी। बैटरी क्यों खरीदेंगे जब प्राइस इतना महंगा हो गया है टॉर्च का, ठीक है। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में ही ऐसे होता है, नेगेटिव डिग्री, राइट। इसका हम लोग ना ये ग्राफ बनाते, ओके। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये कार लो यहां पर और यहां पे लो पेट्रोल, ठीक है, या फिर यहाँ पे टॉर्च ले लो आप और यहाँ पे लो बैटरी। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है और यहाँ पर प्राइस हम शो करते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पर हम प्राइस हम शो करते हैं वाई एक्सिस पे। दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। अब पहले कार का प्राइस था समझो 1 लाख, ठीक है, और पेट्रोल की डिमांड थी समझो 100 यूनिट्स, ठीक है। तो समवेयर हियर जैसे ही आपने कार का प्राइस बढ़ाया 2 लाख कर दिया, ठीक है, जैसे ही कार का प्राइस बढ़ा 2 लाख हुआ, ठीक है, वैसे ही पेट्रोल की डिमांड घट के 20 यूनिट्स हो गई। जैसे कार का प्राइस आपने बढ़ाया 2 लाख, वैसे ही पेट्रोल की डिमांड घट के 20 यूनिट्स हो गई। यहाँ पे देखो डिमांड घटी कब, जब प्राइस बढ़ा। मैं सिर्फ पेट्रोल वाले कार की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईवी, ओके। समझ में आया? सो देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्टमेंट, डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा जब भी नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। याद है या भूल गए? है कि नहीं? कार की प्राइस बढ़ी कि पेट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि कार कोई नहीं खरीदेगा तो फिर पेट्रोल की डिमांड कैसे बढ़ेगी। अब जैसे टॉर्च पहले 100 रुपए की थी समझो, आपने उसको 200 रुपए कर दी। जब 100 रुपए की थी तो 10 टॉर्च बिकते थे। जैसे आपने 200 रुपए करे तो 5 ही टॉर्च बिकने लग गए समझो। तो क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड उसकी घट गई है जैसे आपने प्राइस बढ़ाया। सो दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब द लास्ट वन इज व्हाट, द लास्ट वन इज 0 डिग्री। 0 डिग्री कब आएगा, जब दोनों भी गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है। When both गुड्स मतलब गुड ए एंड गुड बी दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, ना सब्सटीट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। इसका भी ग्राफ देखते हैं। 0 डिग्री का तो ग्राफ आपको पता ही होगा कैसे होगा। यस, वेरी गुड, वर्टिकल, राइट। अब कोको कोला ले लो एंड एक जगह पे टी ले लो। ये सब्सटीट्यूट भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, ठीक है। टी की क्वांटिटी डिमांड एंड कोका कोला की प्राइस, कुछ लेना देना है क्या दोनों में भी? कुछ भी संबंध नहीं है, एक दूसरे में कुछ भी संबंध नहीं है, ठीक है। अब कोका कोला की प्राइस इतनी थी, इससे बढ़ के इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, लेकिन जो डिमांड है टी का वो इतना का इतना ही है। सेम डिमांड है, चाहे प्राइस बढ़ी कोका कोला की, डजंट मैटर। चाहे जितने लोग पीने वाले वो उतना पिएंगे ही पिएंगे, उनकी डिमांड उतनी की उतनी है, कुछ रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। तो ऑब्वियस है कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0, डिमांड इज कांस्टेंट। जब डिमांड कांस्टेंट है, नो चेंजेस इन डिमांड, देन प्राइस इलास्टिसिटी इज 0, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया नहीं है, दिस इज समथिंग एडिशनल जो मैं आपको पढ़ाई अभी।
ओके, लिखो 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 बच्चों, फटाफट लिखो, आपकी बुक में ग्राफ के साथ में लिखो। फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी आर डन विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद में मेथड्स है भाई। अपनी बुक में देखते हैं अभी क्या है। आई होप लिख लिया होगा आपने। आई माँ, अपनी बुक में तो बस इत्तू सही है, इत्तू सही दिया है अपनी बुक में, और मैंने आपको इतना टाइम लेके पढ़ाया है। क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या बोलता है? इट शोज प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी एंड प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। देखा अभी हमने ए गुड एंड बी गुड, ए गुड का प्राइस एंड बी गुड की क्वांटिटी डिमांड। इट एक्सप्लेन्स चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। इसका हमने फॉर्मूला भी देखा है, बस इतना ही बताया है, ठीक है। इसमें हमने डिग्रीज देख ली थी, दैट वाज समथिंग एडिशनल, लेकिन आप ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू कहां से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि भाई बुक में इतना ही दिया है, बदन हम लोग एडिशनल पढ़ेंगे जितना हो सके उतना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, जहां पे टाइप्स ऑफ देखे थे एंड डिग्रीज देखे थे। अब हम देखेंगे मेथड। इसमें से जो पहला वाला मेथड है वही तो मेथड हमने यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। व्हाट इज द मेथड? परसेंटेज मेथड। यही तो मेथड अभी हमने यूज करे हैं ना सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स में। तो दैट इज द सेम थिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही करते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही है परसेंटेज मेथड जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या है नेक्स्ट? टोटल आउटले मेथड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये मेथड क्या बोलता है कि भाई कंज्यूमर ने कितना खर्चा करा है एक कमोडिटी को परचेज करने के लिए। मतलब हाउस होल्ड ने कितना खर्चा करा है टू परचेज वन कमोडिटी, टू परचेज वन कमोडिटी। ये आप कैसे पता करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? विद द हेल्प ऑफ टोटल आउटले मेथड, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे फॉर्मूला, आप कैसे टोटल एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। जब भी आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज नथिंग बट टोटल आउटले, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सिचुएशंस होते हैं। सबसे पहला क्या है कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विथ फॉलिंग इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विथ राइजिंग इन प्राइस। इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब भी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा उसका क्या मतलब हो जाएगा कि भाई इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर, इज मोर देन वन। जब भी मोर देन वन रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा? नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे प्राइस घटी कि एक्सपेंडिचर बढ़ा। ऑब्वियस है ना भाई, प्राइस कम हुई है कोई कमोडिटी की तो हाउस होल्ड ज्यादा खरीदेगी, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कमोडिटी आप ज्यादा खरीदोगे, राइट। एंड वही अगर ऑपोजिट हुआ है, कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तो खर्चा घटेगा, एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर जो है उसका एक्सपेंडिचर घटेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो वो कम खरीदेगा, है कि नहीं? देयर इज एन ऑपोजिट रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। जैसे प्राइस बढ़ा कि एक्सपेंडिचर घटा, एंड जैसे प्राइस घटा कि एक्सपेंडिचर बढ़ा, ऐसे रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहां पर इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा विद टोटल एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, इट इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब चाहे प्राइस बढ़े या घटे, डजंट मैटर, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो 100 रुपए खर्च करोगे ही, चाहे वो कमोडिटी की प्राइस बढ़े या घटे, दैट डजंट मैटर। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1,
इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. प्राइस बढ़े या घटे डजंट मैटर, योर एक्सपेंडिचर इज सेम. नेक्स्ट क्या है, इफ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विथ फॉलिंग ऑफ प्राइस एंड इंक्रीजेस विथ राइजिंग ऑफ प्राइस, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. जब भी इनइलास्टिक की बात होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जैसे प्राइस घटी की इलास्टिसिटी, जैसे प्राइस घटी की एक्सपेंडिचर घटी, एंड जैसे प्राइस बढ़ी की एक्सपेंडिचर बढ़ी. ये अभी हम ना टेबल के थ्रू देखते हैं, ठीक है. यहां पे देखो, यहां पे प्राइस, डिमांड एंड टोटल आउटले. टोटल आउटले इज व्हाट, 9, मतलब प्राइस इनटू डिमांड इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? ठीक है. अब पहले प्राइस क्या थी, प्राइस थी 9, ठीक है. 9 से आपने प्राइस कर दी 8, तो आपने यहाँ पे प्राइस को घटाया, प्राइस को कम किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है 50, 40 से 50 हो गया, है कि नहीं? तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है, राइट, 40 से 50 हो गया है. तो पहले 9 रुपीज में आप 40 यूनिट्स खरीदते थे, तो व्हाट वाज योर टोटल एक्सपेंडिचर, 360. लेकिन जैसे प्राइस घटा, आप 50 यूनिट्स खरीद रहे हो, देन व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, 400 रुपीज. मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 50, 400 रुपीज आप खर्चा कर रहे हो. तो जब भी ये सिचुएशन रहेगी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, प्राइस बढ़े या घटे डजंट मैटर, आपका जो खर्चा है वो सेम है. कैसे? 7 रुपीज, 7 इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एंड आपने 7 रुपीज में, 7 प्राइस में आपने 60 यूनिट्स खरीदे. 7 इंटू 60, व्हाट इज द कॉस्ट? द कॉस्ट इज 420 रुपीज. इतना आपने खर्चा किया है. सेम अगर प्राइस और घटी और आपने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा ली, 6 रुपीज में आपने 70 क्वांटिटी खरीदी है, आपका एक्सपेंडिचर तो सेम ही है, 420. डजंट मैटर, ये बढ़े या घटे, ये बढ़े या घटे डजंट मैटर, आपका एक्सपेंडिचर सेम है. ठीक है. सो इसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज प्राइस घटी. अब प्राइस आपने 5 रुपीज से 4 रुपीज करी, प्राइस घटी, तो यहां पे क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है. देखो ना, 400 से 360 पर आ गए, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है. जैसे प्राइस घटी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका घटा. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. 5 रुपीज में आप 80 यूनिट्स खरीदते थे, तो 5 इंटू 80 इज 400. जैसे प्राइस आपने कम करा, 90 यूनिट्स आपने खरीदे, लेकिन आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 360 कम हो गया. प्राइस कम कि टोटल एक्सपेंडिचर कम, 400 से 360. यहां पे आपने प्राइस कम करी, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा 360 से 400. ठीक है. सो यहाँ पे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा लेस देन 1. यहाँ पे देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. जब भी नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा, योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. और यहाँ पर देयर इज अ इक्वल, देयर इज, आई मीन टू से, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चेंजेस. मतलब प्राइस बढ़े या घटे, दैट डजंट मैटर, आपका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज कांस्टेंट. ठीक है. This is also called as unitary elastic demand. Okay, so this was all about total outlay method. नेक्स्ट इज पॉइंट मेथड, जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं. इसका क्या मतलब है कि भाई डिमांड कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड. यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. तो यहाँ पर ना हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. ये जो डिमांड कर्व है, मतलब इसे हमने नेमिंग करी है ए और बी. दिस इज हाउ मच, दिस इज 40 सेंटीमीटर्स. ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज 40 सेंटीमीटर्स. ओके. अब सबसे पहली सिचुएशन क्या है, पॉइंट पी, मतलब समवेयर हियर, राइट, समवेयर हियर, ये पॉइंट पी. अब पॉइंट पी पे हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, फटाफट बताओ. यस, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. तो यहां पे अगर आपको P की इलास्टिसिटी निकालनी है, व्हाट इज द लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या हो गया, ये हो गया P और B, है कि नहीं. व्हाट इज द लोअर सेगमेंट, P B, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द अपर सेगमेंट, P
एन ए, पी एन ए। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स है? दिस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर्स है, नीचे भी कितने सेंटीमीटर्स है? 20 सेंटीमीटर्स है, राइट। देन PB इज 20 सेंटीमीटर्स एंड PA इज 20। देन अगर आप कैंसिल करोगे देन द आंसर इज 1। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? यहाँ पे बोलोगे प्राइस, यहाँ पे बोलोगे एट P द डिमांड इलास्टिसिटी इज 1। ठीक है, सेम वे में आपको बाकी सारे कैलकुलेट करना है, सेम वे में। ठीक है, अब जैसे सेकेंड वाला क्या है? ED एट P1, मतलब सेकेंड वाला जो पॉइंट है, मैं कलर चेंज करती हूँ, वो यहां पर है। ठीक है, तो अब इसे आप कैसे करोगे? सेम फॉर्मूला में डालो, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। व्हाट इज द लोअर सेगमेंट? मतलब यहां से यहां तक, है ना। तो P1B डिवाइडेड बाय P1A, सेम है P1B डिवाइडेड बाय P1A। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स है? दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 10। तो 30 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर्स। 30 डिवाइडेड बाय 10, देन द आंसर इज 1। जब भी ऐसे रहेगा तो ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर देन 1। एट P1 द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेम चीज का अगर हम उल्टा करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। कैसे आएगी लेस देन 1? अब हमें P2 का निकालना है इलास्टिसिटी एट P2। ठीक है, मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूं, मैं रेड कलर लेती हूँ। ठीक है, P2 का हमें इलास्टिसिटी निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है? P2 से P2B, P2B डिवाइडेड बाय व्हाट इज द अपर सेगमेंट? अपर सेगमेंट इज P2 से A, P2 से A। देन यहाँ पे सेंटीमीटर्स कितने हैं? P2 से B तक कितने कितने सेंटीमीटर्स है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स आ गए? 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स आ गए। देन 10 डिवाइडेड बाय 30, आपको नेगेटिव मतलब लेस देन 1 आपको आंसर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे P2 पे इलास्टिसिटी क्या है? P2 पे इलास्टिसिटी है लेस देन 1। सेम चीज अगर हमें P3 का निकालना है, P3 यहां पर है, राइट। मैं इसका भी कलर चेंज करती हूं। अब हमें यहां का निकालना है P3 का। अब P3 क्या बोल रहा है? P3 का अगर हमें निकालना है देन व्हाट इज द फॉर्मूला? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। व्हाट इज द लोअर सेगमेंट? लोअर सेगमेंट क्या है? पूरा A से लेके B, है कि नहीं? पूरा A से लेके B, A से लेके B का अपन हमें निकालना है। तो व्हाट इज द लोअर सेगमेंट? लोअर सेगमेंट इज पूरा का पूरा 40 डिवाइडेड बाय 0, देन आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी, राइट। एंड वही सेम चीज अगर आपको P4 का निकालना है, अगर आपको यहां से यहां का निकालना है, ठीक है, देन व्हाट इज द आंसर? 0 डिवाइडेड बाय 40। कैसे आएगा? यहाँ पे देखो, अगर आपको P4 पे निकालना है देन ऑब्वियसली P4 द इलास्टिसिटी डिमांड इज 0। कैसे? P4B दिस इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर्स। दिस इज द अपर सेगमेंट, राइट। अपर सेगमेंट कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर्स। देन 0 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इज 0। क्लियर हूं मैं? ये मैं पूरा का पूरा ना इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप सिचुएशन पे अपने आप से अलग अलग ग्राफ बना देना। ओके, अभी तक हमने बहुत ग्राफ्स बनाए, तो अभी तो आप ग्राफ एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे करा है वैसे गंदा गंदा मत करना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने ऐसे करा है। दिस इज दी फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में आप अगर सारी चीजें डालोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। लेस देन है तो ऑब्वियस है, लेस देन है, कहां पर गया? लेस देन, हाँ। अगर P2 इज सॉरी एट P2 द डिमांड कर्व इज लेस देन 1 एंड एट P1 द डिमांड कर्व इज मोर देन 1। जब भी ये चीज रहेगी तो इंफिनिटी रहेगी और जब भी ये चीज रहेगी तो 0 रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो आप ये कैसे निकालते हो? पॉइंट मेथड में, बाय यूजिंग द फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इसे आप याद रखना, क्योंकि देखो ऑप्शंस में सब आ सकते हैं। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, इसको ऑपोजिट आ गया, अगर अपर सेगमेंट बाय लोअर सेगमेंट, बोथ हो गया है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप एकदम एक ही आंसर पे टिके रहना, द आंसर इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट।
ठीक है, कभी कभी बच्चों को वो आ जाता है कि भाई लोअर सेगमेंट शायद नीचे होना चाहिए, तो वो ऑप्शन चूज कर कर आ जाएंगे, बट दैट इज रॉन्ग। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम उल्टा फॉलो करते हैं, जो नीचे का जो है वो हम ऊपर लेते हैं, मतलब लोअर सेगमेंट को हम अपर वाले न्यूमरेटर में डालते हैं, एंड जो अपर सेगमेंट है उसे हम डिनोमिनेटर में डालते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट मेथड, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्लियर हूं मैं? परफेक्ट। नेक्स्ट इज आर्क मेथड, ये सबसे लास्ट मेथड है, ठीक है। टोटल 4 मेथड्स थे जिसमें से अभी हम लास्ट मेथड देख रहे हैं, आर्क मेथड। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर डिमांड और प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए तो हम आर्क मेथड से उसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट मेथड कब कैलकुलेट करते हैं? जब थोड़े बहुत चेंजेस है डिमांड एंड प्राइस में। अगर डिमांड एंड प्राइस में ज्यादा चेंजेस है तो हम आर्क मेथड से कैलकुलेट करते हैं। आर्क मेथड इज व्हाट, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या, इफ देर आर बिग चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द पॉइंट मेथड, सो द आर्क मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड। इसका फॉर्मूला क्या है, आप एज इट इज याद रखना, ठीक है, एज इट इज आपको याद रखना है। चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। देखो, इफ दिस इज द ग्राफ, ठीक है, एंड ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। अब आपको इन दोनों का ईडी निकालना है, ठीक है, तो आप ये आर्क मेथड यूज करोगे, मतलब ये आर्क मेथड आपको इसका एवरेज निकाल के देगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हूं मैं? पक्का? मैं जितना पढ़ा रही हूं आप बस उतना पढ़ो, क्योंकि इन डेप्थ में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं आने वाले कि भाई आर्क मेथड यूज करके आपको सॉल्व करना है कुछ, तो ऐसे नहीं आएंगे, आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट आउटपुट जितना सेल करे है उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज रेवेन्यू यूज करते हैं। और अगर एडिशनल रेवेन्यू which firms earn on selling a single unit of its output, तो हम MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू हम यूज करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, अगेन एज इट इज आपको याद रखना है, एज इट इज आपको याद रखना है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एमआर कैसे चेंज होगा, एमआर क्या रहेगा वो बता रहा है। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 देन एमआर इज पॉजिटिव, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 देन एमआर इज 0, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 देन एमआर इज नेगेटिव, सेम अगर इन्फिनिटी है देन एमआर इज इक्वल टू AR। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे का वैसा एक बार आप देख लो बस, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो आप जैसे लिखा है वैसे देखो, बस खाली जो फॉर्मूला है आप एक बार याद रख लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है, एंड अभी अगर हम एक एक चीज को सॉल्व करते बैठेंगे तो बेटा हमारा पोर्शन जो है वो हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन लेने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर डिमांड इज इलास्टिक मतलब डिमांड तुरंत चेंज हो सकता है, इट्स वेरी इलास्टिक, इट्स फ्लेक्सिबल, देन ऑब्वियस है कि प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस को। अगर डिमांड इज इन इलास्टिक मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज इन इलास्टिक, डिमांड फ्लेक्सिबल नहीं है, देन ऑब्वियस है कि वो प्राइस हायर चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कॉफी शॉप। ठीक है, अब कोई कॉफी शॉप है, ठीक है, उसका प्राइस उसने रखा पर कप 10 रुपीज। कॉफी शॉप इज हाईली इलास्टिक, क्यों? क्योंकि कॉफी शॉप जहां पर है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे और भी कॉफी शॉप्स है। अगर वो कॉफी शॉप वाले ने 1 रुपया भी बढ़ाया है, अगर उसने प्राइस उसका बढ़ाया है, तो ऑब्वियस है कि लोग स्विच हो जाएंगे, वो दूसरे कॉफी शॉप में जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी कौन सी भी सब्सटीट्यूट जहां पर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है वहां पर ऑब्वियस है कि डिमांड इज इलास्टिक, मतलब लोग स्विच हो जाएंगे, डिमांड कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए एक बिजनेस को अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा टू रिटेन द कस्टमर, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। बिजनेस को रिटेन करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए और कस्टमर्स को लाने के लिए
अगर वहां पर डिमांड इलास्टिक है, हाईली चेंजेबल है, तो उन्हें प्राइस कम रखनी पड़ेगी। एंड अगर डिमांड इज इन इलास्टिक, मतलब डिमांड इजीली चेंज नहीं हो सकती। एग्जांपल आप मेडिकल का ले लो, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर मेडिकल्स है, मेडिसिन है जो कि वही वहां पर ही मिलेगी, वही मेडिकल में मिलेगी, देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अब उसका प्राइस आप हाई चार्ज कर सकते हो। जहां पे डिमांड इज इन इलास्टिक यू कैन चार्ज हाई, एंड जहां पर डिमांड इज इलास्टिक मतलब इजीली चेंजेबल है, वहां पर आपको प्राइस कम चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट का क्या मतलब है, सिंगल सेलर इन द मार्केट, ठीक है। अब वहां पे अगर डिमांड इज लेस इलास्टिक, डिमांड कम इलास्टिक है, देन डेफिनेटली आप प्राइस हाई चार्ज कर सकते हो। एंड वहां पर अगर डिमांड इज मोर इलास्टिक, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप प्राइस कम चार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल लो वाटर बॉटल का, ठीक है। डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट है, ठीक है, वहां पर आपने पानी की शॉप खोली, ठीक है, सिंगल सेलर ही हो आप, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि नो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। डिमांड इज लेस इलास्टिक क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ही नहीं। डिमांड इजीली इलास्टिक मतलब डिमांड इजीली चेंज नहीं हो सकता है, डिमांड इज लेस इलास्टिक, तो यू कैन चार्ज हाई। वाटर बॉटल के डेजर्ट में वाटर बॉटल के चार्जेस आप हाई कर सकते हो बिकॉज देयर आर नो ऑल्टरनेटिव्स, लोगों को आपके पास ही आके पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज अगर आप लोकल मार्केट, लोकल शॉप्स में बेच रहे हो जहां पे डिमांड इज हाईली इलास्टिक, मतलब लोकल शॉप्स में अगर आप आपकी वाटर बॉटल बेच रहे हो तो वहां पर आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लोग सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वहां पे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज फॉर द मोनोपोलिस्ट। नेक्स्ट ले लो डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जांपल लो, अगर डिमांड इन इलास्टिक है देन प्राइस इज हायर। डिमांड इन इलास्टिक है मतलब एग्जांपल लो लेबर्स का, जो कि स्किल्ड लेबर्स है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लेबर्स है, तो उनकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, क्या है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, मतलब स्किल्ड लेबर्स आपको कम मिलेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, दे विल चार्ज मोर प्राइस। स्किल्ड लेबर्स का एग्जांपल लू तो, अगर वही मैं अगर जनरल लेबर का एग्जांपल लू तो उनकी प्राइस कम रहेगी क्योंकि वो तो और हर जगह पे आपको जनरल लेबर मिल जाएंगे ना। अगर स्किल्ड लेबर्स ही चाहिए तो ऑब्वियस है उनकी डिमांड इन इलास्टिक है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सिंपल है रूल, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैं यहाँ पे ना एक्सपोर्ट्स की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट डिमांड इज इन इलास्टिक। एक्सपोर्ट क्या है, अपन इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स एंड दैट इज इन इलास्टिक, मतलब ग्लोबली अपने जो गुड्स अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, उसके डिमांड हाईली इन इलास्टिक है, तो डेफिनेटली ट्रेड इज इन आवर फेवर, अपना ही बेनिफिट हो रहा है, इंडिया का ही बेनिफिट हो रहा है। अगर इसको ऑपोजिट हो गया, एक्सपोर्ट्स आर मोर इलास्टिक देन इंपोर्ट्स, समझ रहे, एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो मोर इलास्टिक है, मतलब इजीली अवेलेबल है ग्लोबल मार्केट में, तो लॉस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अपने इंडिया का तो घाटा हो गया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा, अगर आप ऐसी कोई चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो जो कि इन इलास्टिक है, जो कि इन इलास्टिक डिमांड है ग्लोबल मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं है दूसरी कंट्रीज में, देन डेफिनेटली ट्रेड अपने फेवर में है। इसको ऑपोजिट हो गया, देन ट्रेड अपने फेवर में नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट क्या है, टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, जैसे कि इट अनेबल्स गवर्नमेंट टू डिसाइड एज टू इंडस्ट्रीज शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक यूटिलिटी टू बी टेकन ओवर एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट्स। एग्जांपल ले लो, ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या है, हाईली इनइलास्टिक डिमांड है ना, क्योंकि इजीली लोग शिफ्ट नहीं होंगे। अब जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं वो बस में ही ट्रैवल करेंगे, इजीली कैब पे थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे, हाईली इनइलास्टिक डिमांड है। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लूं तो वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट सोचती है कि भाई कैसे और इजीली एक्सेस कर सके ऐसी सारी चीजें पब्लिक को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला क्या आ जाता है, नेचर ऑफ द कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का नेचर ही डिसाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी कैसी है, हाई है या फिर लो है। अगर कोई नेसेसरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि सॉल्ट, राइस, तो यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब इसके डिमांड इजीली चेंज नहीं हो सकती। आप खाने में नमक की जगह पे क्या शक्कर यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए उसकी इनएलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड इजीली अवेलेबल नहीं है, डिमांड इजीली चेंज नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स है तो वहां पे इलास्टिक डिमांड है, डिमांड इजीली अवेलेबल है। लग्जरी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले लो, जैसे कि डायमंड का ले लो। अब डायमंड के प्राइसेस बढ़े घटे तो फिर ऑब्वियस है कि कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा, वो कोई दूसरी ज्वेलरी खरीदेगा, है कि नहीं, तो वहां पर इलास्टिक डिमांड है। और अगर कंफर्ट गुड्स की प्राइस, अगर हम कंफर्ट गुड्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस 10% बढ़ा तो फिर उसका डिमांड 10% घटेगा। नॉर्मल फोन के बारे में, फोन का आप एग्जांपल ले लो, कोई नॉर्मल फोन है, उसका प्राइस बढ़ा 10% से तो उसका डिमांड 10% से घटेगा, तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। If a commodity has substitute goods, the elasticity for that commodity is higher. अगर कोई गुड की सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि वहां पे हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, है कि नहीं, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे लक्स सोप है, इसका प्राइस बढ़ा कि पियर वाले सोप पे शिफ्ट हो जाएंगे लोग, है कि नहीं, तो यहाँ पे हायर इलास्टिसिटी है ऑफ डिमांड, मतलब इजीली चेंज हो रही है डिमांड। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ यूजर्स। अगर कोई भी प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा यूजर्स है तो वहां पर भी सेम डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डिमांड इजीली चेंज हो जाएगा। अब जैसे मिल्क का एग्जांपल लूं तो मिल्क ड्रिंक, मतलब मिल्क पीने में भी यूज होता है, खाना बनाने में भी यूज होता है, वैरायटी ऑफ यूजेस है, उसका प्राइस बढ़ा घटा तो फिर लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मिल्क की जगह पे कोई और प्रोडक्ट वो यूज करेंगे, उसका सब्सटीट्यूट यूज करेंगे। अगर वहां पे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो जहां पर भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहेंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक, मतलब इजीली अवेलेबल है, डिमांड उसका इजीली चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब जैसे कि स्मार्टफोन का एग्जांपल लूं मैं तो वहां पर डिले द परचेज। स्मार्टफोन का एग्जांपल लूं मैं, स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ी तो आप वो डिले कर सकते हो, आप वो नहीं खरीदोगे या फिर आप बाद में खरीदोगे, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो आप थोड़ी वेट करोगे कि उसका प्राइस कम होगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं। तो मेडिसिन के केस में क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है, डिमांड कैन नॉट बी इजीली चेंज, क्योंकि मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी ना बॉस। आप थोड़ी प्राइस कम होने का वेट करोगे, तब तक बिस्किट हो जाएगा वहां पे पर्सन जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि मेडिसिन के केस में दैट इज इन इलास्टिक, मतलब डिमांड इजीली चेंज नहीं होगा। और अगर कोई दूसरे गुड्स है तो वहां पे डिमांड, आप वहां पे वेट कर सकते हो प्राइस के चेंज होने का, देन वहां पर प्राइस इलास्टिक है, मतलब प्राइस डिमांड इलास्टिक है, मतलब डिमांड इजीली चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लो, वॉशिंग मशीन में डिमांड इज हाईली इन इलास्टिक, डिमांड कभी भी इतनी जल्दी से शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स आप बहुत कम खरीदोगे, राइट। अब जैसे अगर आपने पेरिशेबल गुड्स खरीदे, पेरिशेबल गुड्स मतलब जैसे फ्रूट्स और ले लो जो कि बहुत जल्दी पेरिश हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं गुड्स, ठीक है। तो वहां पे उनकी इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर, मतलब चेंज ज्यादा होगी डिमांड, क्योंकि कस्टमर कम खरीदेगा, है कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई फ्रूट्स 1-2 दिन के बाद में फ्रूट्स पेरिश होने वाले, फ्रूट्स खराब होने वाले हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर। एंड अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं, वॉशिंग मशीन की बात करूं, तो वहां पे डिमांड इलास्टिसिटी इज लेस, इट इज इन इलास्टिक, बेसिकली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में चेंजेस नहीं होंगे ड्यूरेबल गुड्स के केस में, पेरिशेबल गुड्स के केस में डिमांड में चेंजेस होंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में हम सबसे पहले देखेंगे कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स टू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक कंज्यूमर कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा हैप्पी है, कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, प्रेजेंट इनकम, फ्यूचर इनकम एंड वेल्थ इनकम। प्रेजेंट इनकम मतलब अब मेरी प्रेजेंट इनकम बढ़ गई है, मतलब पहले मेरी इनकम थी 5,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उससे मेरी इनकम बढ़ गई है, 10,000 हो गई है, 10,000 महीना कमाती हूँ अब मैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि मैं ज्यादा खर्चा करूंगी, ज्यादा कंज्यूम करूंगी, है ना। जैसे प्रेजेंट इनकम इंक्रीज हुई कि आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, राइट।
अब फ्यूचर इनकम मतलब आप फ्यूचर का सोच रहे हो, जैसे कि फ्यूचर में आपको प्रमोशन मिलने वाला है या फिर आपको फ्यूचर में आपकी सैलरी हाइक होने वाली है, तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, है कि नहीं। अब वेल्थ इनकम मतलब आपकी जितनी भी वेल्थ है, आपकी जितनी भी सेविंग्स है, अब जैसे कि घर है आपके पास में ज्यादा सेविंग्स है, तो उसके बेसिस पे आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब है? दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड मार्शल। याद रखना, कंज्यूमर सरप्लस कौन इंट्रोड्यूस करा है? अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस इंट्रोड्यूस करे हैं। ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम नेक्स्ट में वही पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या है? विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। विलिंग प्राइस मतलब मैक्सिमम प्राइस जो एक कस्टमर रेडी हो जाता है पे करने को, माइनस एक्चुअल प्राइस की वो एक्चुअल में क्या पे करता है, ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल एप्पल खरीदने की जो मैक्सिमम प्राइस है दैट वाज 10 रुपीज, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो वो पे करता है वो पे करता है 8 रुपीज। सो सरप्लस क्या हो गया? 2 रुपीज इज द कस्टमर सरप्लस, है कि नहीं। मतलब एप्पल खरीदने की जो मैक्सिमम कस्टमर जो रेडी था, मतलब मैं जो एप्पल खरीदने के लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी थी दैट वाज 10 रुपीज, लेकिन मैंने एक्चुअल में 8 रुपीज पे करा है, तो मेरा जो सरप्लस है दैट इज 2 रुपीज। 2 रुपीज इज माई सरप्लस, 2 रुपीज इज माई सरप्लस, ठीक है। तो विलिंग प्राइस को हम डिमांड प्राइस भी कहते हैं और एक्चुअल प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। मतलब बेसिकली आप कितना डिस्काउंट लिए हो, that is customer surplus. Next is law of diminishing marginal utility, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉ है तो ध्यान से सुनना, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे आप कोई चीज को कंज्यूम करते जा रहे हो, वो एडिशनल यूनिट से आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो क्या हो रहा है? वो डिमिनिश हो रहा है ना। जैसे जैसे आप कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हो, हमने एग्जांपल लिया था पिज्जा का, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया, यू वे सो हैप्पी, आपकी यूटिलिटी एट टॉप लेवल थी, ठीक है। जैसे आपने सेकेंड पिज्जा का स्लाइस कंज्यूम करा है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, बिकॉज यू आर नो मोर दैट हैप्पी जितने आप फर्स्ट स्लाइस में थे। जैसे आपने थर्ड स्लाइस ऑफ पिज्जा कंज्यूम करा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और ज्यादा डिक्रीज हो गई है, बिकॉज यू आर नो मोर एंजॉइंग इट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा कोई चीज को कंज्यूम करते जा रहे हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, वैसे वैसे वो चीज से जो आपको एडिशनल बेनिफिट, जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल हैप्पीनेस, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो डिमिनिश होते जा रहा है, वो डिक्रीज होते जा रहा है विद द एडिशनल यूनिट, ठीक है। आपने फर्स्ट स्लाइस खाया, यू वे सो हैप्पी, जैसे आपने एडिशनल यूनिट खाया, आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? डिमिनिश होती गई, ठीक है। उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय होम? गॉसन इन द ईयर 1854, एंड उसके बाद में ये लॉ को डेवलप किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ये लॉ को डेवलप किया अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। ये चीज आप एक बार रीड आउट कर लेना, ओके। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब हो जाता है कि भाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एग्जांपल लो, आज के दिन में आपने जितनी भी गुड्स को कंज्यूम करा है, एग्जांपल आपने पानी पिया है, आपने रोटी खाई है, आपने पिज्जा खाया है, ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप टुगेदर रखोगे तो आपको निकलेगा टोटल यूटिलिटी, है कि नहीं। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट ऑल यू आर कंज्यूमिंग टुगेदर अगर आप रखोगे तो उसको आपको टोटल यूटिलिटी आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर बाय द कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ अ थिंग। इसको आप कैसे लिखोगे? टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि क्वांटिटी में चेंजेस आया है, वैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आएगा। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो टोटल यूटिलिटी। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड ऑन करते रहोगे, उसका सम करोगे, तो आपको क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या है?
एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी, जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं क्या ऐसे कह सकती हूँ चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी? यस, क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी चेंज हो रही है, इसीलिए तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो रही है कि नहीं? इसीलिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, mu इक्वल टू टोटल यूटिलिटी इन टाइम पीरियड n माइनस टोटल यूटिलिटी इन टाइम पीरियड n माइनस 1। अगर आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको mu आ जाएगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। इसे हम टेबल एंड ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? देखो, आपने यहाँ पर यूनिट्स है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पे mu है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्टकट लिख देते TU mu। ओके, यूनिट 1 मतलब जैसे आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 40 है, mu भी आपका सेम है फर्स्ट यूनिट पे, ठीक है? जैसे आपने यूनिट बढ़ा दी, 2 यूनिट्स करे, तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, है ना? 40 से 70 हो गई, लेकिन आपका जो mu है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? when you minus 70 minus 40, 70 minus 40 is what? 30, ठीक है? सेम जैसे ही आपने 3 यूनिट्स कंज्यूम करे, आपकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ी, 90 हो गई, लेकिन आपका मार्जिनल यूटिलिटी और घटा। कैसे? 90 माइनस 70, तो 20 इज द सेटिस्फैक्शन, इज द हैप्पीनेस। जैसे ही आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम करे, आपकी फिर टोटल यूटिलिटी बढ़ी एंड आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटी, है ना? जैसे ही आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम करे, आपकी टोटल यूटिलिटी इज सेम, लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। जैसे ही आपने 6 यूनिट्स कंज्यूम करे, आपकी टोटल यूटिलिटी घटने लगी है एंड आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो नेगेटिव हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे mu इज पॉजिटिव, है ना? एंड यहाँ पर mu इज 0 एंड यहाँ पर mu इज नेगेटिव। ये सेम चीज को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखो कैसे आएगा। इसके प्रॉपर्टीज के साथ में ना हम देखते जाते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा ना बड़ा करती हूँ स्क्रीन। प्रॉपर्टीज के साथ में देखोगे तो अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? टेबल में क्या था? टेबल में हमने 1 यूनिट पे 40 यूनिट्स किया था। 41 यूनिट पे हमने 40 यूनिट्स कंज्यूम करे थे। 1 रुपी में हमने 40 यूनिट्स कंज्यूम करे थे, ठीक है? तो शुरुआत mu एंड tu की सेम लेवल पर हो रही है, 40 पर हो रही है, ठीक है? अब जैसे ही 2 यूनिट्स कंज्यूम करने लगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? कम होती गई, समवेयर हियर 30, राइट? एंड tu टोटल यूटिलिटी बढ़ती गई, समवेयर हियर 70, ठीक है? अब जैसे ही हमने 3 यूनिट्स, कितने? 3 यूनिट्स हमने करे थे, 3 यूनिट्स पे व्हाट इज द mu? द mu इज 20, marginal utility is 20, and what is total utility? Total utility is 90 यहाँ पे, ठीक है? 4 यूनिट्स पे what is total utility is 100 यहाँ पर, ठीक है? and same what about marginal utility is 10। सेम अगर हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम करे हैं, व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी? 100, मतलब मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम पर है। दिस इज मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, ठीक है? कहां पर है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी? व्हेन mu इज 0, mu इज 0 यहाँ पे, राइट? सेम अगर हमने 6 यूनिट्स हमने कंज्यूम करे हैं तो अपनी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती गई एट 6 यूनिट्स, समवेयर हियर
ठीक है, 90 पर आ गई है। और अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखो, वो तो नेगेटिव चले गई है, नीचे चले गई है, राइट, दैट इज नेगेटिव -10। सो ये था ग्राफ ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें से एमसीक्यू कैसे भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या बोलता है ये कि भाई जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। यस, देखो ना यहाँ पे ये कर्व जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये यहाँ पे नीचे डिक्रीज हो रहा है एमयू, क्योंकि ये टीयू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एमयू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एमयू डिक्रीज हो रही है, टीयू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टीयू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एमयू डिक्रीज हो रहा है। यस, सो दिस मीन्स टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, टीयू अपवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाइल एमयू स्लोप्स डाउनवर्ड, एमयू डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपल है। However, it is true only when law of diminishing marginal utility applies. Initially, MU may increase along with the total utility curve for a specific commodity. When total utility reaches its maximum यहाँ पर आ गया है, then MU is 0, marginal utility is 0. At this point, the total utility curve peaks. मतलब ये peak पर है, एकदम peak पर पहुंच गया है total utility. मार्जिनल यूटिलिटी इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस, यहां पे देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये इसको क्रॉस कर रहा है एट पॉइंट 0। ठीक है, व्हेन एमयू इज 0 टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम। ठीक है, जब एमयू 0 है तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, अब मैक्सिमम पे पहुंच गई है तो इसके बाद में तो ये डिक्लाइन ही होगी। ठीक है, एट लेवल है, मतलब देखो इंक्रीज होते 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 हुए मैक्सिमम में पहुंचा, फिर वो डिक्रीज भी तो होगा। व्हेन यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यहाँ पे जैसे डिक्लाइन हो रहा है, एमयू नेगेटिव में जा रहा है, एमयू तो पूरा ही नीचे चला गया नेगेटिव। एज ए रिजल्ट टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, यूटिलिटी क्रॉसेस एक्स एक्सिस। ठीक है, एमयू इज एट टीयू इज एट मैक्सिमम, तो एमयू इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, जैसे एमयू डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है तो वैसे ही जैसे टीयू डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है तो वैसे ही एमयू माइनस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसमें देखो ये चीज आपको एक बार अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्या बोलता है ये, जैसे टीयू इंक्रीजेस एमयू डिमिनिशेस, हमने देखा जैसे टीयू मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एमयू का कर्व डाउनवर्ड रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पहला आपका एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना। जैसे टीयू मैक्सिमम में है तो एमयू इज 0, जैसे टीयू पीक लेवल पर है तो एमयू इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जैसे टीयू डिमिनिश हो रही है तो एमयू तो नेगेटिव में जा रहा है, जैसे टीयू का कर्व स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है तो एमयू का कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा शॉर्ट में है तो ये टेबल आप अच्छे से याद रखो। अजम्पशन में सबसे पहला अजम्पशन क्या है, यूनिट्स आर होमोजीनियस, मतलब जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो दैट शुड बी आइडेंटिकल, सेम इन साइज, क्वालिटी। ठीक है, ये सारी चीजों में सेम होना चाहिए, उसका नेचर सेम होना चाहिए। अगर आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो एप्पल जितने भी आप कंज्यूम करने वाले हो वो सेम इन साइज होना चाहिए, सेम इन टेस्ट होना चाहिए, वो सेम इन क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, यूनिट्स शुड बी होमोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट्स मस्ट बी रीजनेबल साइज, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा वैसे नहीं होना चाहिए, रीजनेबल साइज होना चाहिए। देयर इज वन टाइम गैप बिटवीन वन यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड द नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जैसे आपने पिज्जा खाया, फर्स्ट स्लाइस आपने खाई तो वहां पे सेकंड स्लाइस के और फर्स्ट स्लाइस के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
सेकेंड स्लाइस कंज्यूम करने से पहले आपको टाइम गैप देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, देयर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। जो यूनिट आप खा रहे हो, जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो पिज्जा आप खा रहे हो, वहां पे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होना चाहिए। तभी तो, अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होगा तभी तो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल पाओगे। आप पिज्जा खाते खाते चॉकलेट पे शिफ्ट हो गए तो क्या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगी? नहीं, नहीं निकलेगी ना। ठीक है, तो वहां पर आपको नो चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक हमने देखा था कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, राइट। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो वैसे वैसे उससे जो खुशी, जो हैप्पीनेस मिलती है वो डिमिनिश होती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पर एमयू मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी, एक्सेप्शन नहीं होगी डिमिनिश। कहां पर? जैसे कि कलेक्शन ऑफ रेयर गुड्स, किसी किसी को एक रहती है ना ऐसे हॉबी जैसे रहती है ना, जैसे विंटेज कार्स का कलेक्शन हो जाता है, रेयर स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं, तो वहां पर ईच एंड एडिशनल यूनिट जो आप कलेक्ट कर रहे हो उससे आपको खुशी मिल रही है। ठीक है, तो वो अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया है। नेक्स्ट, हॉबी, आपकी जो भी हॉबी है, जितना आप ज्यादा खेल रहे हो, ठीक है, जितनी ज्यादा आप हॉबी में इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी ज्यादा आपको खुशी मिल रही है एडिशनल यूनिट से, तो दैट इज एक्सेप्शन टू मार्जिनल यूटिलिटी। माइजर्स का एग्जांपल ले लो। माइजर्स कौन है कि भाई जिनके पास में बहुत ज्यादा सेविंग्स है, ज्यादा पैसा है, लेकिन वो खर्चा करते ही नहीं है, दे अवॉइड स्पेंडिंग मनी। उनको बस खाली पैसे उनके पास रखने में खुशी मिलती है, एडिशनल मनी जो वो रख रहे हैं उनके पास में उनसे ज्यादा खुशी मिल रही है उनको। ठीक है, सो दैट इज अगेंस्ट एक्सेप्शन टू मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज मनी एंड गोल्ड। मनी एंड गोल्ड का एग्जांपल ले लो। भाई एक एक पैसा वैल्यू करता है, एक एक एडिशनल यूनिट वैल्यू करती है, दैट इज एक्सेप्शन टू डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जितना एक एक पैसा अगर आपको मिला तो आपको ज्यादा खुशी होगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, आपको कम खुशी होनी चाहिए। सो अगेन दिस इज एक्सेप्शन टू मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ बुक्स। जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, उतनी ज्यादा आपको खुशी रहेगी। एडिशनल बुक्स रीडिंग, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होगी rather than decreasing. So these are certain exceptions to law of diminishing marginal utility. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला है वैल्यू पैराडॉक्स। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। एग्जांपल लो एसेंशियल गुड का, पानी का एग्जांपल लो, वाटर का एग्जांपल लो। वाटर जो एसेंशियल है दैट इज चीप, मतलब वो कम रेट में ही मिल रहा है, राइट, तो उसकी टोटल यूटिलिटी हाई है कि नहीं। अब वहां पर ही आप नॉन एसेंशियल गुड ले लो, जैसे डायमंड ले लो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हाई है, दैट इज नॉन एसेंशियल गुड, लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बेसिक फॉर इकोनॉमिक लॉस। बेसिक फॉर इकोनॉमिक लॉस मतलब एमयू के बेसिस पर ही बहुत सारे लॉज बने, जैसे लॉ ऑफ डिमांड बना है, जैसे कि प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन नेचर है एमयू का। देखो जैसे कि जो भी हाई अर्नर्स है, जो भी हाई इनकम कमाते हैं, उन्हें हाई रेट पे टैक्स लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको एडिशनल इनकम से मिल रही है, एडिशनल इनकम से जो मिल रही है दैट विल डिक्रीजेस, दैट विल डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गवर्नमेंट सोच सकता है ना कि भाई वो रीडिस्ट्रीब्यूट करे वेल्थ को, जैसे कि जो लेस वेल्थी है उन्हें ज्यादा यूटिलिटी मिले, ज्यादा रिसोर्सेस, एडिशनल रिसोर्सेस मिले। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फोरकास्टिंग। इसका क्या मतलब हो जाता है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एट प्रेजेंट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। जैसे कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या है, यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि फ्यूचर में इसका डिमांड कितना रहने वाला है एट प्रेजेंट, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, इसमें कुछ मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन। आप कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हो जिसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड की नॉलेज है, ठीक है,
सो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। आप बायर्स का फीडबैक ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाला है। कलेक्टिव ओपिनियन, ग्रुप ऑफ पीपल का ओपिनियन ले रहे हो, जैसे मैनेजर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, उनका ओपिनियन ले रहे हो ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर डिमांड क्या होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, आप जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, आप उसे चेंज कर रहे हो जस्ट टू नो कि व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज कर रहे हो, मतलब हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। वाओ, नेक्स्ट इज सप्लाई। परफेक्ट। सो आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा डिमांड की कुंडली हमने पूरी की पूरी छाप ली है, हर एक चीज हमने देख ली है डिमांड के बारे में, ठीक है। सो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ सप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, चलो बाय।